नमस्कार दोस्तों, मैं पवन शर्मा हमारे YouTube चैनल विराट एजुकेशन पर आपका स्वागत करता हूं। और आपने देखा है कि हमने पिछली वीडियो में हमने जो पुराने जो पेपर हैं जैसे HSC कलरक है उसमें आने वाले सभी सब्जेक्ट जैसे हरियाणा जीके है, साइंस है और जो और भी टॉपिक हैं उनके बारे में हमने एक सीरीज चलाई हुई है। उसमें से हमने पहली वीडियो में हरियाणा जीके का तो कन्फर्म कर लिया है और आज हम उसके बारे में जो साइंस जो आई है उसके बारे में आपसे डिस्कस करेंगे। तो हम आशा करते हैं कि आप हमारा सहयोग करेंगे, आपकी हमें प्यार की ज़रूरत है। तो हमारा जो पहला प्रश्न आया हुआ है ये आया था कि द्रव की आर्द्रता मापने वाला यंत्र है। इसमें आपको ऑप्शन दिए गए थे हाइग्रोमीटर, हाइड्रोमीटर, सी है लैक्टोमीटर और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ये प्रश्न आया हुआ था आपका। तो इसका प्रश्न था कि द्रव की आर्द्रता मापने वाला यंत्र कौन सा है और इसका जो आंसर है वो आएगा हमारा हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर में हम द्रव की आर्द्रता मापते हैं। पहले समझिए कि आर्द्रता क्या होती है। आर्द्रता होती है कि वायु में जल वाष्प की मात्रा को ही हम आर्द्रता कहते हैं। ठीक है, फिर आपने एक ऑप्शन तो देख लिया, अब उसने दो ऑप्शन और दिए हैं। शायद वो अगले एग्जाम में आपको इन्हीं दो ऑप्शन में से कुछ प्रश्न दे दे। जैसे उसने पूछ लिया कि द्रव का विशिष्ट घनत्व मापने वाला यंत्र कौन सा होता है। ठीक है, तो उसका आंसर रहेगा हाइड्रोमीटर। ठीक है भाई, अगले उसमें प्रश्न ये आ जाए कि दूध की शुद्धता मापने वाला यंत्र कौन सा है, वो लैक्टोमीटर है। तो ये थी, हम क्या करते हैं कि हमारा एक ही प्रश्न आता है तो हम उसके एक ही ऑप्शन पर डिपेंड होते हैं, लेकिन जब हमें लगता है कि अगला जो प्रश्न हो सकता है इन दो ऑप्शन में से भी हो सकता है। ठीक है, तो इसका जो HSC ने जो आंसर दिया था वो हाइग्रोमीटर है। हम आशा करते हैं आगे प्रश्न आ जाए। द्रव का विशिष्ट घनत्व मापेगा तो हाइड्रोमीटर है और जो दूध की शुद्धता मापेगा वो लैक्टोमीटर है। चलिए अब हम अगला प्रश्न देखते हैं जो हरियाणा कलरक के पेपर में आया हुआ था। प्रश्न था कि निम्न में से कौन सा रोग विषाणु द्वारा होता है। आपके ऑप्शन थे चेचक, मलेरिया, हैजा और ट्यूबरकुलोसिस। HSC ने जो इसका आंसर दिया है वो दिया है चेचक। चेचक ही विषाणु से होने वाला रोग है। चेचक को हम छोटी माता भी कहते हैं। नेक्स्ट, इससे एक प्रश्न और बनता है कि चेचक को फैलाने वाले विषाणु का नाम क्या होता है। उसका नाम होता है वेरिओला वायरस से चेचक फैलता है जो कि हमारी त्वचा को प्रभावित करता है। ठीक है, यहाँ से इसका आंसर ये था। अब मान लो एक प्रश्न ये भी पूछ सकता है कि विषाणु की खोज किसने की थी। विषाणु की खोज इवानोव्स्की ने की थी। ठीक है, और एक पेपर में हमें देखा भी है कि प्रश्न एक ये पूछा गया था कि सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी भी क्या होती है, वो भी विषाणु ही होती है। तो इससे हमने देखा कि हमारे कितने प्रश्न निकल रहे हैं। अब नेक्स्ट प्रश्न ये भी बन सकता है कि मलेरिया को फैलाने वाला कौन होता है। मलेरिया प्लाज्मोडियम फैलाने वाला होता है, जबकि इसका वाहक मादा एनाफिलीज मच्छर होता है। ठीक है, और एक देखा जाए तो जो है मलेरिया है वो प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी है। ठीक है, और हैजा को फैलाने वाला जो होता है उसका नाम है ट्यूबरकुलोसिस। विब्रो ट्यूबरकुलोसिस हैजा फैलाता है। तो हमने इस प्रश्न में इतने प्रश्न याद किए हैं।
हम देखते हैं अब तीसरा प्रश्न जो हमारे कल रिकॉर्ड एग्जाम में आया था। प्रश्न है निम्न में से कौन सा विटामिन ए का स्रोत है। आपके ऑप्शन है संतरा, सेब, अंडा और इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों इसका जो आंसर है वो है अंडा। विटामिन ए का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है यहाँ पर अंडा है। ठीक है, और अब बात करें तो पहले हम देखें कि विटामिन ए के बारे में हम कुछ नॉलेज ले लेते हैं, उसके बाद इसके बारे में डिस्कस करें। तो सबसे पहला प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि विटामिन ए का खोजकर्ता कौन था। विटामिन ए का खोजकर्ता था मैकुलन। ठीक है, विटामिन ए का खोजकर्ता है मैकुलन। और एक प्रश्न यह भी पूछ सकता है कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनोल होता है, रेटिनोल होता है। अब एक प्रश्न यहाँ से भी बन सकता है कि विटामिन ए की कमी से रोग कौन सा हो सकता है। विटामिन ए की कमी से भाई हमारे पास दो रोग होते हैं, एक होता है रतौंधी और एक होता है जीरोपैथेलमिया। ये दो रोग हमें विटामिन ए की कमी से होते हैं। ठीक है, अब हमसे प्रश्न ये पूछा गया कि स्रोत कौन सा है। तो अगर हम अंडे खाएंगे तो हमारे पास विटामिन ए की प्रचुर मात्रा में मिलेगी। ठीक है, एक पेपर में हमसे ये प्रश्न पूछा गया था कि विटामिन ए की कमी से कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो बच्चों हमारी आंखें सबसे अधिक विटामिन ए की कमी से प्रभावित होती हैं। ठीक है, क्योंकि आपने पढ़ा इसका नाम ही रेटिनोल है। और आंख के अंदर कौन सा ऐसा भाग होता है जहाँ पर हमारा प्रतिबिंब बनता है, वो हमारा रेटिना ही है। अब आंखें ही कमज़ोर होंगी तो भाई हमारे पास निकट दृष्टि दोष, दूरदृष्टि दोष जैसे रोग हो जाएंगे। ठीक है, अगर हम अंडे खाएंगे तो हमारी विटामिन ए की पूर्ति हो जाएगी। ठीक है, अब बच गए हमारे पास दो ऑप्शन। दो ऑप्शन कौन से बच गए। एक बच गया हमारा संतरा और एक बच गया हमारा सेब। अब संतरा होता है खट्टा पदार्थ, खट्टा पदार्थ। और हमें ये पता होता है कि खट्टे पदार्थ में हमेशा ही विटामिन सी होती है, विटामिन सी होती है। और खट्टे पदार्थों में हमारे पास सिट्रिक अम्ल भी होता है, सिट्रिक अम्ल भी होता है। तो ये प्रश्न बहुत बार पूछ पाया कि खट्टे पदार्थों में कौन सा अम्ल होता है, सिट्रिक अम्ल होता है। और हमसे एक प्रश्न और बन सकता है यहाँ से कि जो है संतरा किस कुल का पौधा है। संतरा रुटेसी कुल का पौधा होता है, रुटेसी कुल का पौधा है। ठीक है, अगर पूछने वाला तो ये भी पूछ सकता है कि संतरे का खाने योग्य भाग कौन सा होता है। वो होता है जूसी एयर भाई, जूसी एयर। तो संतरे के बारे में हमने इतने प्रश्न पढ़े। अब बच गया हमारे पास सेब। सेब से मैं क्या प्रश्न दे सकता है कि सेब के अंदर कौन सा विटामिन होता है। सेब के अंदर विटामिन बी और सी दोनों ही होते हैं, बी और सी होते हैं। पकने के बाद विटामिन सी, और जब कच्चा सेब होता है वो थोड़ा सा खट्टा होता है, इसलिए उसमें विटामिन सी भी होती है। अब प्रश्न ये आ जाता है कि सेब का खाने योग्य भाग कौन सा होता है। सेब का खाने योग्य भाग उसका पुष्पासन होता है। ठीक है, ये प्रश्न भी आपके पेपर में आ चुका है कि सेब का खाने योग्य भाग होता है पुष्पासन। अब ये कहता है कि सेब किस प्रकार का फल है। सब सेब एक असत्य फल है, सेब एक असत्य फल है। ठीक है, और जो सेब है भाई, सेब हमारा रोजेसी कुल का पौधा है। तो इतने प्रश्न हमारे सेब से बनते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो पेपर में आया हुआ था। निम्न में से किसका उपयोग दर्पण को रजतीकरण करने के लिए होता है। तो इसने पूछा है रजतीकरण करने के लिए होता है। रजतीकरण क्या होता है, उसको अपारदर्शी बनाने के लिए। अपारदर्शी का मतलब होता है कि उसके आर पार हम नहीं देख सकते हों। और आपको पता है कि दर्पण एक साइड से ढका हुआ होता है और एक साइड से साफ होता है। तो रजतीकरण करने के लिए किसका प्रयोग होता है। तो इसका जो ऑप्शन दिए थे सिल्वर नाइट्रेट, जिंक नाइट्रेट, सिल्वर ऑक्साइड और पिंच ब्लेंड, ये आपको ऑप्शन दिए थे। और बच्चों इसका जो राइट आंसर है वो है सिल्वर ऑक्साइड भाई। सिल्वर ऑक्साइड का प्रयोग अगर हम कर देंगे तो हम दर्पण को एक तरीके से अपारदर्शी कर देंगे। और प्रश्न में भी यही पूछा गया था। अब एग्जामिनर ये पूछ सकता है कि सिल्वर ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है। इसका फॉर्मूला होता है बच्चों Ag2O, इसका फॉर्मूला होता है सिल्वर ऑक्साइड का। क्योंकि हमें पता है कि सिल्वर का जो संकेत होता है वो Ag होता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास तीन ऑप्शन और बच गए भाई। तो इनमें से क्या प्रश्न बन सकता है कि सिल्वर नाइट्रेट
इसका प्रयोग भाई हम बोटिंग के दौरान प्रयोग स्याही में करते हैं। ठीक है, कई बार प्रश्न आ चुका है कि बोटिंग के दौरान प्रयोग स्याही में किसका प्रयोग होता है, वो सिल्वर नाइट्रेट का होता है और इसका फॉर्मूला होता है AgNO3 भाई, AgNO3। ठीक है, फिर ये पूछ सकता है कि जिंक नाइट्रेट किस धातु का एस्क है, ये है भाई हमारे पास जिंक धातु का एस्क है। ठीक है, और फिर एक प्रश्न आ सकता है कि पिंच ब्लेंड किसका एस्क होता है, पिंच ब्लेंड यूरेनियम का हमारा एस्क होता है। तो इस प्रश्न में हमने देखा कि रजतीकरण करने के लिए क्या था और उससे हमने अलग प्रश्न भी पढ़े। तो ये प्रश्न का आंसर सिल्वर ऑक्साइड था। तो अगला प्रश्न यह आता था कि विद्युतीय तंतु में प्रयुक्त तत्व कौन सा होता है, यानी ये क्या है कि जो हमारे विद्युत के जो तंत्र होते हैं जैसे हीटर हो गया भाई, उसमें किसका प्रयोग होता है, या फिर जो बल्ब होता है उसमें किसका प्रयोग होता है। विद्युतीय तंतु जो होता है उसमें भाई हमारे पास ऑप्शन है तांबर, लोहा, एल्यूमिनियम और टंगस्टन। तो ये 4 ऑप्शन आपको दिए हुए थे, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा हमारा टंगस्टन भाई, क्योंकि विद्युतीय तंतु में हमेशा ही टंगस्टन का प्रयोग होता है भाई। और बाकी जो 3 ऑप्शन हैं उसमें से हम लोहे का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि लोहा आपको पता है कि इलेक्ट्रिसिटी का ज़्यादा होता है, उसमें करंट लग जाएगा। एल्यूमिनियम का हम वैसे ही प्रयोग नहीं कर सकते क्योंकि ज़्यादा उसको सहन नहीं कर पाएगा। तांबर होता है, सोना होता है, सोना तो तन्य धातु होती है, इसमें से हम प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो इसका जो ऑप्शन बनेगा वो बनेगा आपका टंगस्टन भाई। ठीक है, अगर ये बात कर देता है कि टंगस्टन का जो गलनांक होता है, जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, गलनांक होता है, वो 3380 होता है भाई, 3380 इसका गलनांक होता है। अगर इसकी फॉर्मूले की बात करें तो टंगस्टन का जो सूत्र होता है, रासायनिक सूत्र WF6 होता है भाई। ठीक है, क्योंकि पीरियोडिक टेबल में हम टंगस्टन को हमेशा ही W से नोट करते हैं भाई, W से हम इसको नोट करते हैं। अगर ये बात करते हैं टंगस्टन से अलग, अगर हमारे पास और भी आ जाता है, जैसे आ जाता है कि विद्युत हीटर का तंतु किसका बना होता है, तो विद्युत हीटर का तंतु भाई नाइक्रोम का बना होता है, नाइक्रोम का बना होता है। ठीक है, और जो विद्युतीय तंतु होता है, जो विद्युत बल्ब होता है, उसमें हम टंगस्टन का प्रयोग करते हैं, टंगस्टन का, इसलिए इसका टंगस्टन का हम प्रयोग इसमें करते हैं। 3380 इसका गलनांक है। ठीक है, तो इसलिए अगला प्रश्न देखते हैं जो हमारे पेपर में पूछा गया था कि गैस वाले गुब्बारे में कौन सी गैस भरी होती है। ठीक है, गैस वाले गुब्बारे में भरी होती है। यहाँ पर उन्होंने एक मिस्टेक कर दी, यहाँ पर गैस नहीं दी, गैस पहले दे दी भैया। ठीक है, तो गैस वाले गुब्बारे में हमेशा ही पता होता है कि उसमें कौन सी गैस भरी होती है, उसके अंदर हीलियम गैस भरी होती है भाई, हीलियम गैस गुब्बारे वाले गैस में भरी होती है। तो आइए एक बार हम हीलियम के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। हीलियम जो है वो एक अक्रिय गैस है भाई, एक अक्रिय गैस है। ठीक है, ये किसी के साथ क्रिया नहीं करती, और इसको भाई इसका जो समूह होता है पीरियोडिक टेबल में समूह नंबर 18 होता है, जिसको नोबल गैस भी कहते हैं भाई, नोबल गैस कहते हैं। कुछ विद्वानों के अनुसार जो हीलियम है वो ऑक्सीजन के बाद दूसरी जीवन रक्षक गैस है भाई, जीवन रक्षक गैस। ठीक है, ऑक्सीजन के बाद अगर प्रश्न आ जाता है कि दूसरी जीवन रक्षक गैस कौन सी है, तो वो हीलियम है। और एक प्रश्न एक बार ये भी आया था कि जो मौसम विज्ञान अनुसंधान संस्थान है, मौसम विज्ञान अनुसंधान संस्थान साफ मौसम के लिए किस गैस का प्रयोग करता है, वो हीलियम गैस का ही प्रयोग करेगा भाई। और इसका संकेत He होता है भाई, और इसका जो होता है 2 नंबर पर इसका परमाणु क्रमांक होता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम तीनों गैस ऑप्शन, और हमारे बच गए ऑक्सीजन भाई। ऑक्सीजन पहली जीवन रक्षक गैस है, और भाई भूप्रपट्टी पर सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस भी कौन सी है, ऑक्सीजन है भाई। ठीक है, और भाई जो ऑक्सीजन है वो हमारी 64 किलोमीटर तक, वायुमंडल में 64 किलोमीटर तक फैली हुई है भाई। और एक बात और ध्यान रखना हमेशा ही कि 16 किलोमीटर के ऊपर जाने से ऑक्सीजन की मात्रा में गिरावट आना स्टार्ट हो जाती है भाई। ठीक है, और जो भूप्रपट्टी पे है ऑक्सीजन की मात्रा 46.60% होती है भाई। ठीक है,
उसके बाद बच गई नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के बारे में आपसे क्या क्या प्रश्न पूछेगा? नाइट्रोजन के बारे में सबसे पहले पूछेगा कि वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? वो नाइट्रोजन है। और भाई जो नाइट्रोजन है वो 78.8% हमारी वायुमंडल में फैली हुई है और इसकी ऊंचाई 132 किलोमीटर तक है। वायुमंडल में 132 किलोमीटर तक नाइट्रोजन गैस भरी हुई है। अब आते हैं हम चौथे ऑप्शन पर। चौथा ऑप्शन हमारा दे रखा है आर्गन। भाई जो आर्गन है, आर्गन AR से इसका नोट होता है भाई, और ये भूपर्पट्टी पर मात्र 0.93% है भाई, 0.93% पर ये फैली हुई है। ठीक है, आर्गन गैस। तो ये हमारा इस प्रश्न में हमने जानकारी ली है। प्रश्न क्या है जो आपके पेपर में आया था कि निम्नलिखित में से विद्युत चुंबकीय तरंगों का उदाहरण है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमारी विद्युत चुंबकीय तरंगें होती क्या हैं, उसी के हिसाब से हम आपका आंसर देंगे। विद्युत चुंबकीय तरंगें वे तरंगें होती हैं वह जिनको किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। वे तरंग जिनको किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, जो अपने आप प्रयोग बन जाती हैं, उनको विद्युत चुंबकीय तरंगें कहते हैं। तो इनमें से आपको ऑप्शन दिए हैं एक्स किरणें, पराश्रव्य तरंगें, गामा किरणें, और इनमें से कोई नहीं। तो विद्युत चुंबकीय तरंगों का जो इसका आंसर रहेगा वो आपका पराश्रव्य तरंगें रहेगा भाई। पराश्रव्य तरंगें अपने आप पैदा होती हैं। ठीक है, तो एक बार पराश्रव्य तरंगों के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ते हैं। जो पराश्रव्य तरंगें होती हैं, इनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है, जो आवृत्ति होती है, वो 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की होती है भाई। 20,000 हर्ट्ज की वे तरंगें जिनको हमारे कान बिल्कुल ही नहीं सुन सकते हो, वो आपकी पराश्रव्य तरंगें होती हैं भाई। ठीक है, और हमेशा एक बात देखना, आवृत्ति को हम हर्ट्ज में मापते हैं। आवृत्ति का ऐसा यूनिट हर्ट्ज होता है। उसके बाद जो पराश्रव्य तरंगें हैं, एक बार एक प्रश्न आया था कि गठियाबा के इलाज के लिए किन तरंगों का प्रयोग करते हैं? पराश्रव्य तरंगों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ब्रेन ट्यूमर का पता लगाने के लिए भी हम पराश्रव्य तरंगों का प्रयोग करते हैं। तो ये 2-3 प्रश्न थे पराश्रव्य तरंगों के हिसाब से। अब हमारे पास 3 ऑप्शन और बचते हैं। 3 ऑप्शन और बच के पहला हमारे पास है एक्स किरणें। एक्स किरणें कौन सी होती हैं, कहाँ से उत्पन्न होते हैं, ये भी प्रश्न आया था। एक बार ये प्रश्न है कि एक्स किरणों का खोजकर्ता कौन है? एक्स किरणों का खोजकर्ता है रोंटजन। ठीक है, और भाई सूर्य ग्रहण के दौरान सबसे ज़्यादा मात्रा में निकलने वाली किरणें भी हमारी एक्स किरणें होती हैं। इसीलिए इन किरणों को हम सूर्य का मुकुट भी कहते हैं। सूर्य का मुकुट भी कहते हैं। और एक एग्जाम में ये प्रश्न आया हुआ था कि सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है? सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य लाल सिर्फ इन्हीं किरणों के कारण हमें लाल दिखाई देता है। फिर बच गया भाई गामा किरणें। गामा किरणें कौन सी होती हैं? ये गामा किरणें वो होती हैं भाई जिनकी भेदन अक्षमता सबसे अधिक होती है। भेदन क्षमता अधिक होती है भाई। ठीक है, भेदन क्षमता सबसे अधिक इन्हीं की होती है। और ये इलेक्ट्रोलिसिस किरणें होती हैं जो कि अलग सा एक अपना रखता है। सबसे अधिक भेदन क्षमता इनकी होती है। सबसे आयन क्षमता सबसे कम इन्हीं की होती है। तो इस प्रश्न से हमने इतने बातों का पता लगाया। अगला प्रश्न जो हमारा पेपर में आया हुआ था कि निकट दृष्टि दोष का निवारण किस लेंस द्वारा होता है? ठीक है, तो सबसे पहले हमें इसके बारे में पता होना चाहिए कि निकट दृष्टि दोष होता क्या है भाई। निकट दृष्टि दोष होता है वो क्या होता है और वो कैसे होता है? तो हमने पढ़ा था कि यदि प्रतिबिंब रेटिना के आगे बढ़ता है तो जिसके कारण लेंस की क्षमता कम हो जाती है। ठीक है, जिसके कारण हम निकट की वस्तु तो देख पाते हैं लेकिन दूर की वस्तु को हम साफ नहीं देख पाते। ठीक है, तो इसी को निकट दृष्टि बोलते हैं या इसको बोलते हैं मायोपिया भाई। मायोपिया रोग भी इसी का नाम है। कई एग्जाम में आ जाता है कि मायोपिया के लिए किस लेंस का प्रयोग करेंगे, तो इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा अवतल लेंस भाई। इस प्रश्न का आंसर है अवतल लेंस, क्योंकि जो हमारी आंख में
जो लेंस होता है वो अवतल लेंस ही होता है भाई, अवतल लेंस ही होता है। ठीक है, तो निकट दृष्टि दोष होगा तो कौन सा अंग प्रभावित होगा? हमारी आंख होगी भाई। ठीक है, क्योंकि प्रतिबिंब कहाँ बनता है? या तो रेटिना के बनता है या रेटिना के पीछे बनता है, उसी को निकट दृष्टि या दूरदृष्टि रोग उसी से हम पता लगाते हैं भाई। ठीक है, एक प्रश्न आता है कि आंखों से हम स्पष्ट दूरी कितनी देख सकते हैं? तो हम 25 सेंटीमीटर की स्पष्ट दूरी हम देख सकते हैं। इस प्रश्न में इतना ही। अगले प्रश्न में अगला प्रश्न आया हुआ है कि रक्तचाप में उच्चतम बिंदु अथवा रक्तचाप का उच्च पाठ्यांक कहलाता है। तो भाई यहाँ पर जो इंग्लिश वाले हैं उनको बोलता है आई ब्लड प्रेशर भाई, यानी आई बीपी के उच्चतम बिंदु को क्या कहते हैं या पाठ्यांक को क्या कहते हैं भाई? तो उसका जो होता है वो होता है भाई हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन होता है। ठीक है, तो एक बार प्रश्न का आंसर तो मिल गया हाइपरटेंशन, लेकिन रक्तचाप होता क्या है भाई? रक्तचाप वो चाप होता है या दाब वो दाब होता है जिसमें भाई जो है आपका बीपी जो ब्लड प्रेशर है वो बढ़ जाए। कितना बढ़ जाए? 140 से वो 90 mmHg तक पहुंच जाता है, तो उसको बोलते हैं हम हाइपरटेंशन। हमें पता है कि हमारा जो सामान्य जो बीपी होता है वो 20 से 180 mmHg तक होता है, तो वो सामान्य है। ठीक है, और एक और होता है, कई बार क्या होता है कि वो 90 से 60 mmHg तक पहुंच जाता है। ठीक है, तो हमें सामान्य ब्लड प्रेशर तो हमारा यही होता है। तो इसमें हमारे पास पूछा था कि उच्चतम रक्तदाब बिंदु क्या कहलाता है? तो हाइपरटेंशन में, और हाइपरटेंशन में हमेशा ही जो बीपी होता है वो 140 से 90 को क्रॉस कर जाता है। ठीक है, तो अगर सामान्य की बात करें तो सामान्य 120 से 80 होता है। ठीक है, और लोअर की बात करें लो बीपी की तो 90 से 60 के बीच में होता है भाई। ठीक है, तो इसी में हमारे पास तीनों ऑप्शन दिए हुए हैं। हाइपरटेंशन में 140 से 90, हाइपोटेंशन में 90 से 60 और सिस्टोलिक दाब में 120 से 80 तक जो ब्लड प्रेशर हमारा होता है। आज के प्रश्न थे ये। तो दोस्तों जो हमने प्रश्न पढ़े थे, अगर वो आपको अच्छे लगे हों और हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, आप भी करें और अपने दोस्तों से भी कराएं।